हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ श्रुति मोदी। मेरी इस बार 569 रैंक आई है। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड दिस वुड बी माय फिफ्थ अटेम्प्ट। तो इस बार मैंने ट्राई किया था, ये जॉब के साथ ही था एंड this was I started after college, preparation after college itself। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा एंड 2022 में मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंस प्रिपरेशन आई थिंक वो नहीं हो पाया था। एंड मेंस प्रिपरेशन के बाद 2023 में मेरा सी सैट रह गया था एंड 2024 भी मेरा जीएस और सी सैट दोनों ही क्लियर नहीं हो पाया था। बट दिस टाइम 2025 में आई मैनेज्ड ऑल द स्टेजेस एंड मेरा कॉलेज वैसे तो एसआरसीसी से था मेरा, क्योंकि कॉलेज के बाद मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए और प्रिपरेशन प्रॉपरली उस टाइम पे जब नहीं हो पाई तो मैंने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया एंड देन फिर जॉब के साथ साथ मैंने ये चीज़ मैनेज करी और इस बार मेरा क्लियर हो गया। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगी जितने भी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्टार्ट विद द सिलेबस रीडिंग। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जितने भी गलती हुई है वो यही था कि हम लोग सिलेबस को ही पूरी तरह से रीड नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि ब्रॉड पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, दैट्स इट, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक आज ही मैं एक शेड्यूल बना रही थी और जीएस 1 में ही सबसे पहला जो मैंने देखा, आई गॉट आउट कि आराम से 6-7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो ये चीज़ होती है कि हमें उसमें सबसे पहले सिलेबस का बाइफर्केशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक फर्स्ट सिलेबस आप प्रिंट आउट ले लीजिए एंड एक एक करके आप उसमें बाइफर्केट कीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड देन एवरीथिंग। ये जो हम लोग अब बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या होती है। प्रीलिम्स का एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन जो है मेरे ख्याल से एज़ पर पर्सन फरवरी या मार्च से नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, बट उससे पहले जितना भी प्रिपरेशन आपका चलना चाहिए वो मेंस पे फोकस होना चाहिए। आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाइए। सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री आप पूरा सा पूरा रिवीजन करें और साथ साथ में ही पीवाईक्यूज़ के साथ साथ आप चलते रहें। जब पीवाईक्यूज़ एक पॉइंट पे आपको समझ में आ जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या चीज़ है। एंड लेटर ऑन ये हो गया। और आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी रहेगा, आप एक टॉपिक उठाइए, उससे रिलेटेड सारी आंसर राइटिंग करिए। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी होती है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट थिंग। न्यूज़पेपर से आप कैसे कैसे एग्ज़ाम्पल, डेटा, फैक्ट्स ये सब निकाल सकते हैं, वहाँ से ये चीज़ आ जाएगा। और उसके अलावा मेंस का प्रिपरेशन इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे आपका फोकस मेजरली अंडरस्टैंडिंग पार्ट पर है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा है अल्टीमेटली एसे और एथिक्स में उसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो क्योंकि एसे और एथिक्स काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स है, मेरे एसे में 126 मार्क्स बने थे और एथिक्स में भी आई स्कोर्ड गुड 124 मार्क्स। एंड पीएसआईआर का मेरा ऑप्शनल था, पेपर 1 में मेरे 143 मार्क्स आए थे। तो आई थिंक इन सब सब्जेक्ट्स पे ही फोकस किया था। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप पूरे सिलेबस को इंटीग्रेटेड माइंडसेट से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। एंड अब मैं कमेंट्स एक बार चेक कर लेती हूँ सबके। मैम प्लीज़ टेल अबाउट हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी विद कॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज के साथ जो प्रिपरेशन हम करते हैं, सिंस मैं भी थर्ड ईयर में जब थी तब मैंने स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट अप्रोच यही रहा था कि सबसे पहले मुझे न्यूज़पेपर पे फोकस करना था। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने के फ़ायदे ये होते हैं क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली न्यूज़ में हो क्या रहा है, हमें किस कंटेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ना है।
जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे और सिलेबस स्टार्ट करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है। और उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो हैं, स्टार्टिंग करिए पॉलिटी से या ज्योग्राफी से, या आप स्पेक्ट्रम से भी जा सकते हैं। आई प्रेफर पॉलिटी क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी वही था, तो और एक पैरेलल में ऑप्शनल भी रखें। तो कॉलेज के प्रिपरेशन के टाइम पे आपका फोकस ज़्यादातर न्यूज़पेपर और अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। अल्टीमेटली आपके पास जितना भी टाइम बच रहा है उसके साथ आप धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएँ। How to read the syllabus? Is this also a problem? It's not about the reading the syllabus. सिलेबस का बाइफर्केशन की बात हो रही है, जहां आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली हमें सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमें क्या क्या जानना है। आप सिलेबस देखें और सिलेबस से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उस पर फोकस करें। जब आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़, तो जितना भी आप कंटेंट अपना पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप अपना प्रिपरेशन करें, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। हाउ वॉज योर प्रीलिम स्ट्रैटेजी? सो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है, जो भी इस बार का प्रीलिम्स का पेपर था उसको कंसिडर करते हुए या फिर किसी भी पार्ट पे हम जाएं, तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि डिस्पाइट ऑल द करंट रिलेटेड क्वेश्चंस और ऑल द रैंडम क्वेश्चंस, फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपका स्टैटिक क्लियर हो। जब भी आप पढ़ें तो प्रीलिम्स का एक्सक्लूसिवली आपका रिवीजन जो स्टार्ट होगा, फोकस ऑन नोट्स एंड नोट्स। स्टैटिक का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी स्टैटिक चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर करंट भी आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट करके करें। और प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी जो थी, आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं हर चीज़ का आप एक लिस्ट वे में उसको प्रिपेयर कर लें। जैसे हमने देखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, उसमें हमने काफ़ी सारे ऑफिशियल्स के नाम पढ़े हैं। जैसे मुग़ल एम्पायर में ऑफिशियल्स का नाम क्या होता है, गुप्ता एम्पायर में क्या है, मौर्य एम्पायर में क्या है। तो आप एक पर्टिकुलर लिस्ट बना लें उस चीज़ की, कीप रिवाइजिंग इट। लास्ट में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसी तरह से पॉलिटी का अगर हम देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, लास्ट का प्रिपरेशन में काफ़ी काम आती है। एंड आई विल से अगेन, नोट्स का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, उसको कंप्लीट रखने पे फोकस करें। माई ऑप्शन वॉज PSIR। PSIR का फोकस इस पे ही होता है मेनली। तो आप पेपर 1 में कीवर्ड्स पे ध्यान दें। कीवर्ड्स जब तक अच्छे से रिवाइज होते हैं, आप उसको फिर फिलॉसफी में इंटीग्रेट करें। तो जितना ज़्यादा आपका जो बेसिक, वही हम बोलते हैं ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में, फुटनोट्स वाली बात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो इसका, इन दोनों का कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितना हो सके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इस पे ज़्यादा फोकस करें। जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी उससे आपको हेल्प होगा। व्हाट अबाउट CSET के बारे में भी यही कहना है। जो आपके पास सिलेबस है वो आप उठाइए, आप ग्रेजुअली एक एक टॉपिक को लीजिए। जैसे नंबर सिस्टम है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आप पहले बाइफरकेट कर लीजिए उस चीज़ को। क्वांट्स पे आपको फोकस रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा, कि कॉम्प्रीहेंशन से हो जाएगा, बट रैदर देन कॉम्प्रीहेंशन आई फील कि अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आंसर मार्किंग अपनी फिक्स तरीके से कर सकते हैं। तो आप अप्रोच ये रखिए कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को समझने पे ध्यान दीजिए और उसी के रिलेटेड PYQ सारे सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा आपके PYQ सॉल्व होते चले जाएंगे, आपको एक आइडिया लगता जाएगा। ये एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट होता है CGL बैंकिंग से। सिंस आई एम इन बैंकिंग सेक्टर, जब मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रही थी तो देयर वर फिक्स पैटर्न्स, कि पुराने पैटर्न्स पे ही हम एक बस क्वेश्चंस की डिजिट्स चेंज होती हैं और वही सिमिलर पैटर्न चलता है। बट यहाँ फोकस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा आपको करना है। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। तो CSAT की स्ट्रैटेजी मोस्टली टाइम्स यही होनी चाहिए कि आप
क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करें, कैसे वो लॉजिक बना रहा है उस तरीके से आप फोकस करें। एंड कॉम्प्रीहेंशन की बात रही तो इट्स अबाउट प्रैक्टिस। जब प्रीलिम्स आ रहा होता है तो फोकस शुड भी कि आप पेपर प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहें। एवरी वीक भी अगर पॉसिबल हो, सिंस फेबररी या फिर मार्च से ही हर वीक आप एक सीसेट का पेपर ज़रूर दें, फुल लेंथ पेपर ज़रूर दें। आपको उससे आइडिया लगता रहेगा कि आपका बैलेंसिंग किस तरीके से चल रहा है, चाहे वो सीसेट मैनेज कर ये क्वांट्स हो या फिर कॉम्प्रीहेंशन या रीजनिंग। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं नहीं लैग कर रहा हूँ। शुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन विद जीएस प्लस ऑप्शनल? हाँ, जीएस और ऑप्शनल का सिलेबस जितना भी है आप एक पैरेलल बेसिस पे रखें। जब मैं जॉब के विदाउट प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं ऑप्शनल दिन में पढ़ती थी एंड ऑप्शनल के साथ 2 सब्जेक्ट्स। बट सिंस स्टार्ट ऑफ जॉब ऐसा रहता था कि ऑप्शनल और एक सब्जेक्ट पैरेलल चलता था। तो सिंस ऑप्शनल का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको ऑप्शनल पे फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑप्शनल के साथ साथ ऑप्शनल जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऑप्शनल जितनी बार रिवाइज़ होगा ग्रेजुअली आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है कि आप की वर्ड्स उसमें नोट करते जाएं। प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा। अगर प्लेटो का कुछ थ्योरी है, एजुकेशन की थ्योरी है, तो उनका फोकस क्या क्या था, वो 3 स्टेजेस क्या क्या थे उनके एजुकेशन की थ्योरी में। बस वो छोटे छोटे फेजेस में उस चीज़ को लिखते चले जाइए। हाउ टू कवर आईआर? तो इंटरनेशनल रिलेशंस का कवरेज मैं आपसे बताऊंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि बहुत ही करंट पार्ट है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इसमें चलते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखें। जितने भी एडिटोरियल्स पार्ट हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं हमारे, उनको फोकस करें एंड ट्राई टू हैव मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, बोथ पर्सपेक्टिव, दोनों तरफ का हमें जानना है और चीज़ों को मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन गुड वेबसाइट्स जैसे कि ORF हो गया, PIB आप रेगुलरली फॉलो करें। ORF पे जो भी आर्टिकल्स आते हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। वन मोर थिंग, द प्रिंट का शेखर गुप्ता कट द क्लटर का जो आता था उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो उसको कवरेज होना ज़रूरी है। एंड IR के आंसर राइटिंग के लिए एक अप्रोच जो मैंने यूज़ किया था वो ये था कि जब भी आप एक करंट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो ट्राई टू इनकलकेट जो भी स्टैटिक का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारी थ्योरी है, जैसे रियलिस्ट अप्रोच, कैसे इंडिया अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री से डील कर रहा है तो रियलिस्ट अप्रोच में हम क्या डाल रहे हैं, हम लिबरल अप्रोच में कैसे इंस्टीट्यूशंस का यूज़ कर रहे हैं, उन सभी तरीक़ों को हमें ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि उस थ्योरी को ही पूरा एक्सप्लेन करने लगे उस करंट क्वेश्चन में, बट एक 1 लाइनर के फॉर्म में ये हमें बताना है कि हमारी अप्रोच क्या है इसको डील करते वक्त। इससे एग्ज़ामिनर को भी ये आइडिया लगेगा कि यस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है और उसको हमें करंट रेलेवेंस के करंट जो भी चल रहा है उससे हमें रिलेट करके बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली IR के कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स आप फॉलो कर सकते हैं एंड न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आर मोर टू गो। ऐसे राइटिंग की स्ट्रैटेजी जो मैंने ऑप्ट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हम सिलेबस पढ़ते हैं, नॉट इवन ओनली सिलेबस, आई वुड से कि बचपन से लेकर के अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, इवन पुरानी जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी, बचपन की फेबल्स होती थी, आई वुड से कि जितनी भी चीज़ें हैं, आपको जितना भी नॉलेज है, ट्राई करिए कि उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिखाएं। वो बाइफरकेशन करने की बजाय कि हम ऐसे में एक पैराग्राफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट देंगे, सोशल एस्पेक्ट देखेंगे, नहीं, लेट इट गो विद द फ्लो। तो फ्लो में ये होता है कि पढ़ने वाले रीडर को, एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आता है। और ऐसे की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, आप जो भी पढ़ें उन सबको कोशिश करें। मेरा क्या तरीका रहता था, सिंस आई हैड ऑप्शनल पॉलिटी वाला भी PSIR, और क्योंकि जो एथिक्स का पार्ट होता है जिसमें हमें कहीं ना कहीं फ़िलोसॉफी, नॉर्मेटिव एथिक्स जो पढ़ाया जाता है, तो जो रॉल्स के अप्रोच थे, जो प्लेटो का अप्रोच था, इन सब की फ़िलोसॉफी को पढ़ने पे काफ़ी ध्यान दें। तो
तो होगा क्या, आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे के कॉन्सेप्ट में आपको स्पेसिफिकली उनका नेम मेंशन करके लिखना है, पर जितने भी ये ग्रेट थिंकर्स हैं ना, उनकी फ़िलॉसफ़ी को आप किस तरीके से ऐसे में डालें वो हेल्प करेगा आपको। एंड जो भी आपका ऐसे का कॉन्सेप्ट है उसमें हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रखें कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि जीएस में हम एग्जाम्पल को एक वन वर्ड या वन लाइनर में लिखते हैं, रैदर देन दैट यहाँ पे अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, तो आप उसको कैसे इलेबोरेट करके समझाएं कि कैसे वो चाइल्ड के फ्यूचर को ख़राब कर रहा है, उसका चाइल्डहुड छीन रहा है, या फिर ये बताएं कि अल्टीमेटली वो ह्यूमन डिग्निटी को कैसे हार्म कर रहा है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ला सकती हूँ कि कांत का कॉन्सेप्ट कि अल्टीमेटली मीन्स और एंड वाला, कि कैसे हम उस चीज़ को यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मीन्स को ख़राब कर रहे हैं एक एंड पर्पस के लिए। इस तरह का अप्रोच यूज़ किया जाए, और हमेशा याद रखिए कि ऐसे में फ़्लो बनाने की कोशिश कीजिए। मोस्टली ऐसे की स्टार्टिंग जो होती थी, मेरी इंट्रोडक्शन जो होता था वो एक स्टोरी फॉर्मेट में जाता था, या फिर स्टोरी फॉर्मेट नहीं तो स्टोरी फॉर्मेट के अलावा एक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब की फ़िलोसॉफ़ी, जो हमारे हिंदुज़्म की फ़िलोसॉफ़ी है, 6 स्कूल्स जिनको हम बोलते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गो बाय जनरेटिंग एन इंटरेस्ट, जो चेक करने वाला हो उसको स्टार्टिंग में ही अगर आप दिखाएंगे कि ओवरऑल जो पूछा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो उसको पढ़ने में मज़ा फिर आएगा। और कंक्लूजन पार्ट में जब तक आप जाएंगे, आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव देना है, कितने सल्यूशंस, कितने आप, क्योंकि आपने फ़िलोसॉफ़ी पूरे आपने अपने कंटेंट में उसको आपने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा शो करते रहिए। वेट अ सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम लोग का जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई लैक्ड अ सर्टेन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो फर्स्ट मैं अपना प्रिपरेशन का बताऊंगी, क्योंकि जहाँ पे हम कमियाँ करते हैं उस चीज़ को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मेरा ये अप्रोच रहा था 2021 में, जब मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये चीज़ करी थी कि मैं एंडलेसली मैगज़ीन्स के पीछे और करंट अफेयर्स के पीछे भाग रही थी। अब कुछ क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व कर रहे थे, तो आई थॉट कि ये मार्क्स इसमें अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट स्टैटिक से ज़्यादा फोकस हमारा करंट पे ही जा रहा था। तो एक ये चीज़ वहाँ पे फेस करी कि करंट एक्स्ट्रा नहीं करना है, स्टैटिक पे ही ज़्यादा हमें फोकस रखना है। करंट करना है बट स्टैटिक से रेलेवेंस लगाते हुए करना है। एंड देन उसके बाद हमने जो है 2022 में स्ट्रैटेजी फॉलो करी, उससे प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मेंस में ये ज़्यादा था कि हमने जो है फोकस ज़्यादातर आंसर राइटिंग पे नहीं दिया था, ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस दे दिया था। तो ऑप्शनल में गुड स्कोरिंग रही थी, बट उसमें बाकी चीज़ें हट गई थी। एंड उसके बाद फिर हमारा 2023 में CSAT GS मेरा क्लियर हो गया था, CSAT नहीं क्लियर हो पाया था। CSAT में अगेन वही स्ट्रैटेजी की कमी थी, क्योंकि सारे टॉपिक्स पे कवरेज नहीं था। कभी भी किसी टॉपिक को लीव नहीं करना होता है, वो तो हमें समझ में आ गया। और 2024 में आगे गए, 2025 में इस बार किया। बैंक के साथ आई वुड से कि प्रिपेयर करना वर्क के साथ एनीवेज काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट अल्टीमेटली जब आपको समझ में आता है कि करना है, एक शेड्यूल आप बनाते हैं और शेड्यूल के साथ साथ वो चलते चले जाता है। एंड शेड्यूल के साथ मैंने वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर रखा, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग किया, एंड देन हो गया।
ऑप्शनल के लिए जो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ऑप्शनल का तो यही फोकस रहेगा कि इसमें पेपर वन पेपर टू अगेन सिलेबस को हमें देखना है। पेपर वन जितना भी हमारे पास आएगा, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज सारे आपके पास नोट्स होने चाहिए, या जिस भी बुक मटेरियल से आप प्रेफर करते हैं। मैंने पर्सनली शुभ्रा मैम से कोचिंग ली थी, तो शुभ्रा मैम के सारे नोट्स मैंने प्रेफर किए थे। एंड मेरा फोकस हमेशा था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर हुआ, और ग्रेजुअली जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सिलेबस में देख देख करके उसको मार्क करते गए और उसको पढ़ते चले गए। मल्टीपल रिविजन्स उसमें फॉलो करिए, और मल्टीपल रिविजन्स के बाद अल्टीमेटली वो नोट्स बनते चले जाएंगे। नोट्स बनाने के बाद हम लोग ये करते हैं कि रिवीजन, पॉलिटिकल साइंस की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि जितनी इस बार रिवीजन होगा उतना ज़्यादा बेटर है। साथ साथ में पैरेलल रखना है हमें PYQs को, क्योंकि होता ये है जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है पॉलिटी, तो प्लेटो हमने लिया और उसके ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जितने भी PYQ हैं उसी को हम लिखते चले गए। रही बात इवैल्यूएशन की, आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें, आप टॉपर्स कॉपी देखें। मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स कॉपी देखी थी। स्टार्टिंग कैसे होती है इंट्रोडक्शन के एंड कंक्लूजन तक, वो सब समझ में आता है। तो इंट्रोडक्शन कैसे हमेशा शुरू करना होता है, डिस्क्राइब अ लिटल अबाउट द स्कॉलर, एंड जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसका एक ब्रॉड वर्जन आपको देना होगा, ठीक है। एंड पॉलिटिकल साइंस का ये अप्रोच रहा था। और उसके बाद हमें लेना है जितने भी टॉपिक्स हो गए, सिलेबस हो गए, द सेकेंड पार्ट में भी फोकस यही रहना चाहिए कि कितना ज़्यादा रिवीजन हो सके, जितना ज़्यादा आप उसमें स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे PYQs और आंसर राइटिंग, वो आपको और बेनिफिट देगा। प्रीलिम्स से पहले तक प्रिपरेशन तो ऐसे ही होना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो आप फोकस करें स्पीड कैसे बढ़े। मेन होता है कंटेंट देना, यूज़फुल कंटेंट देना। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग बहुत ज़्यादा वर्ड्स, लेकिन जो कंटेंट दे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका कीवर्ड्स श्योर रहना चाहिए उसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं। PSIR में एक चीज़ जो करंट क्वेश्चंस होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको करंट से आते हैं, जैसे कि देयर वाज अ क्वेश्चन कॉल्ड पिंक लिपस्टिक मूवमेंट दिस टाइम, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट जो भी मैंने अपने स्टैटिक्स से नॉलेज में पढ़ा, आई थॉट कि कुछ ना कुछ फेमिनिज्म से में भी रिलेट करके हम लिख देते हैं। मैंने उसी चीज़ को इंटीग्रेट किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस टॉपिक से अवेयर नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने उसी को, जो मेरी बेसिक नॉलेज से था, उसी को डाला। तो इस चीज़ से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। ये इसलिए कहा जाता है बार बार कि स्टैटिक आप अपना स्ट्रांग रखिएगा। और रही बात इंटरनेशनल रिलेशंस की, अगेन मैं बोलूँगी कि वही जो है अप्रोच आपको रखना है इंटरनेशनल रिलेशंस का। जो हमारा मेन पार्ट है, मेन कोर्स है, जितने भी अप्रोचेज़ हैं, रियलिस्ट अप्रोच, लिबरल अप्रोच, इंटरनेशनल अप्रोच, इन सबको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, और जितने भी अप्रोच हैं, जितना भी वर्ल्ड का सिनेरियो रहा है, चाहे पुराना हो, जब भी जो हम बोलते हैं एराज जितने भी चले हैं, उसको आप कंटिन्यू रिवाइज करें। आप उसको देखें कि क्या चीज़ लौट के वापस आई है, क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पे जो भी फोकस है। और अगला इसमें रहा तो आपको फोकस करना है कि कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को करंट सिनेरियो में आप उसको समझ सकते हैं। एंड IR के लिए अगेन बार बार आपको फोकस करना है न्यूज़पेपर रीडिंग पे। एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए, साथ साथ में मल्टीपल पर्सपेक्टिव जानते रहिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। रही बात GS3, कुछ टॉपिक्स जो GS के हैं वो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़िए। जैसे कि GS1 में जितने भी जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, इस टॉपिक को, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो GS3 है उस टॉपिक को आप हमेशा इंटीग्रेट करके पढ़ें। ज्योग्राफी का हमें इस चीज़ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक टॉपिक ये होता है कि उसमें उसने प्रोसेस पूछा हुआ है। GS1 में प्रोसेस पूछा गया है कि क्या होना होता है, और GS3 में ये बात होती है कि उसको टैकल कैसे किया जाए, वो डिज़ास्टर कैसे होता है।
इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है, तो वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ें। अब जीएस में एक चीज़ जो आपको ओवरऑल ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके हमेशा डेटा फैक्ट्स आप जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सके वो करिए। जो मेन चीज़ें होती हैं, चाहे वो पीआईबी हेल्प करें, एक सेंसस वाला जो डीलिंग है, सेंसस वाला है, उससे आप ध्यान रखिए। और जो है इसके अलावा पीआईबी आप उसको हेल्प करिए, और एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसको भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जीएस में अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप हमेशा हिस्ट्री के लेसन्स में स्पेशली आप क्या करिए कि हिस्ट्री के लेसन्स में आपको डेट्स ध्यान रखनी है, ईयर्स हमेशा ध्यान रखना है, एंड एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर्स जितने भी हैं उससे एग्जाम्पल्स आप और जितने आप निकाल सकते हैं उसको आप निकालिए। ओके। हाउ टू कवर पॉलिटी फॉर प्री एंड मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरा स्पेसिफिक लक्ष्मीकांत पे ही फोकस रहता था। टॉकिंग अबाउट मेंस क्योंकि मेरा पीएसआईआर था तो मैं वहाँ से कवरेज ज़्यादा लेती थी। प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा से लक्ष्मीकांत ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी की फैक्ट्स हैं, उससे आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। वहाँ पे जो लास्ट में लक्ष्मीकांत के काफ़ी सारे लिस्ट दी हुई है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। लक्ष्मीकांत अल्टीमेटली बहुत हेल्प करती है। व्हाट मिस्टेक्स डिड यू मेक, बहुत बार ये हुआ कि अल्टीमेटली करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागना, वो अवॉइड करना है। अपने रिसोर्सेस को हमेशा प्रिसाइज रखिए। एंडलेसली मल्टीपल कंटेंट्स नहीं फॉलो करना है, उस चीज़ पे ध्यान रखिए। हाउ शुड वन राइट अ मल्टी डायमेंशनल आंसर। ओके, तो जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन आता है, आप उसको इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आप बाकी सब्जेक्ट से उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, या आपने उसके बारे में बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज्योग्राफी में एक पर्टिकुलर रिसोर्स को समझा रहे हैं, पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना को बता रहे हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, तो आपका ये है कि अगर आपने उस अर्थक्वेक के फिनोमेना में ये बता दिया कंक्लूजन में कि कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं यूजिंग द डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला अप्रोच, कि कैसे हम अर्थक्वेक के क्या क्या सोल्यूशंस डाल सकते हैं, और कंटेंट में उसको ये बताना कि अर्थक्वेक जो है वो मल्टीपल तरीके से कैसे लाइव्स को अफेक्ट करता है, कैसे नुकसान करता है, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, वो वहाँ पे हेल्प कर देगा आपको बहुत ज़्यादा। डू क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs गेट रिपीटेड मैम? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि PYQs हमेशा रिपीट ही होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि जब आप PYQs करेंगे आपको एक अप्रोच समझ में आएगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता किस तरीके के हैं, वो आपको करना है। अननेसेसरी हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि PYQs क्यों प्रैक्टिस करना है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, कभी कभार रिपीट भी हो सकता है, बट जैसे कि मैंने ये बहुत पैटर्न नोटिस किया है कि PYQs प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर हड़प्पा सिविलाइजेशन, पोर्टुगीज़ से विजयनगर, ये इन सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा आता है, इन टॉपिक से, तो मैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिपीट करती रहती हूँ, और इसीलिए PYQs जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपनी स्टडीज़ करूँगी तो उसमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा।
हाउ टू मेक वन पेजर नोट्स। आई थिंक कॉन्टिन्यूस रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब लगातार आप रिविजन करते चले जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स में कैसे कैसे क्या कीवर्ड्स को यूज़ करना है। एंड आई वुड से आपको जो भी एग्जांपल्स मिलते हैं वैल्यू एडिशन के लिए जस्ट आप एक एक वन वर्ड में या वन लाइनर में उसमें डालते चले जाएं। तो मेन पॉइंट इज जीएस में अल्टीमेटली जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे वो 7 मिनट की, वो 10 मिनट्स की ही यही होती है कि आपको जो मेन वर्ड्स हैं उन पर फोकस रखना है और उसको आगे आगे बढ़ाते चले जाना है। पीवाईक्यू इन मीन्स हाउ टू टैकल न्यू क्वेश्चन इन मेंस। ओके, सो मेंस में न्यू क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका है कि अगर आपने अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, आप उसमें कुछ ना कुछ मेंस के जितने भी आंसर राइटिंग है, ये मेरा भी कंसर्न रहता था। तो व्हाट आई डिड मेंस के टाइम पे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, वो करंट से काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा पॉलिटी के कुछ एक्ट्स हो गए, कुछ न्यू एक्ट आया हुआ है, वो जो भी आपको अगर मैगज़ीन रीडिंग करनी है तो बहुत ही प्रिसाइज और सेलेक्टेड होनी चाहिए। अगर मैं पॉलिटी का कंटेंट पढ़ रही हूँ तो उसमें मुझे कोई पर्टिकुलर एक्ट दिखा है जो नया है, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन बिल वाला आया था, तो उस पर आप फोकस करें। अल्टीमेटली सारा फ्रेमवर्क जो बनेगा वो आपके जो मेन आपने कंटेंट पढ़ा है उसी पे बनेगा। और जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जितना पॉसिबल है वो तो कवरेज आपका मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका ये है कि आप कैसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो ऐसा है जो आपने कभी नहीं सुना या कभी नहीं देखा, सिंस इट्स अबाउट स्टेप वाइज मार्किंग ऑल्सो, आप कुछ ना कुछ उसमें डालिए जो भी आपकी बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। आपको एटलीस्ट इंट्रो का 1 मार्क्स मिल जाएगा, कंक्लूजन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। आप कुछ ना कुछ उसमें इंकलकेट करने की कोशिश कीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। व्हेन शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग मैम? तो आप जब से प्रिपरेशन, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि जब आपने अपने नोट्स बना लिए हैं किसी एक पर्टिकुलर, अगर आपके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज़ कर लेती थी, साथ साथ मैं पीवाईक्यू बस रीड करती थी। पीवाईक्यू रीड करने के साथ साथ जो है जब मेरा सारा रिवीजन हो जाता था तो मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड ये मैं कह रही हूँ कि सब्जेक्ट वाइज, नॉट कि पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया तब मैंने स्टार्ट किया। तो सब्जेक्ट वाइज जब मैंने स्टार्ट किया उसको, एंड देन ग्रेजुअली मैं आंसर राइटिंग करती थी। प्रीलिम्स से पहले जो भी आंसर राइटिंग थी उसकी अप्रोच ये होती थी कि मैं धीरे धीरे एक एक, नॉट 7 मिनट टाइमर लगा करके मैं प्रॉपर स्टार्ट करती थी। मैं बीच बीच में चैट जीपीटी का भी यूज़ करती थी ताकि मुझे एग्जांपल्स आते रहें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो नया देखा हुआ लग रहा है, जो मुझे लग रहा है मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं उसका कंटेंट भी सर्च कर लेती थी। तो ऐसे आंसर राइटिंग बेटर है कि आप साथ साथ में ही शुरू करें, नॉट कि नोट्स बनाते वक्त ही आपने शुरू कर दिया, बट एटलीस्ट एक बार आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, कुछ आपने रिवाइज कर लिया तो आप करें। हाउ वॉज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बहुत ही कॉर्डियल होता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनैलिटी। आप कैसे उस चीज़ को एड्रेस कर पाते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं। नॉट एवरी क्वेश्चन इज़ टू बी आंसर्ड, और ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन पता भी होगा। तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे का है, अगर आप कैसा है, अगर आप किसी आंसर को नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच लेके हैंडल कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
वेयर डिड यू गेट द कंटेंट फॉर ऐसे। सो एक टाइम पे मैंने ऐसे का ऐसे प्रिपरेशन किया था कि मैं हर चीज़ को लेकर के फ्रेमवर्क बना रही थी, बट मुझे ऐसा लगा कि ऐसे में फ्रेमवर्क मेकिंग से ज़्यादा बेटर है अंडरस्टैंडिंग पे। अल्टीमेटली जब इतनी बार रिवीजन हो गया है, इतनी बार फिलोसॉफी हमने पढ़ ली है, क्योंकि अब एसेस का नेचर थोड़ा फिलोसॉफिकल भी होता जा रहा है, तो आप एथिक्स की फ़िलोसॉफ़ी जितनी भी है, जितनी भी आपने पढ़ी हुई है, उस पर थोड़ा फोकस करें, जहाँ पे भी है उस पर थोड़ा ध्यान दें। और एक मेरा सजेशन है कि मैं कहीं भी कोई कोट पढ़ती थी, कोई भी फेमस पर्सनालिटी का, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का, जैसे कि हमारे गांधी का बहुत बेसिक है, गांधी जी का बहुत बेसिक है, तो मैं उस चीज़ को बहुत बार इंटीग्रेट कर ली। तो मेरे अगर नोट्स में ऐसे के लिए कुछ था तो वो कोट्स काफ़ी होते थे और काफ़ी लोगों की फ़िलोसॉफ़ी का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता था। मैंने कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बिल्ड नहीं किया था, क्योंकि अल्टीमेटली उससे ये होता है कि आपके आंसर जो है वो फ्री फ्लो में नहीं चलते हैं, वो बहुत ही कंसाइज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इशू करता है। हाउ शुड वन डू ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एन एसे? ओके, सो ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग का अप्रोच ये होना चाहिए, जैसे आपने पर्टिकुलर कोई भी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें आप ये सोचिए कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को कितने मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि लिखना ही आपको एक पैराग्राफ में है कि हम इसको पॉलिटिकल पहले देंगे, फिर सोशल देंगे, फिर इकोनॉमिक बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को बता भी रहे हैं तो आप ये बताइए कि हर चीज़ को मैं इंटीग्रेटेड वे में कैसे लिखूं, कैसे मैं उसको और एक्सप्लेन करते करते लिखूं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर आइडिया दिया भी है तो आप उसको एक एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल को ही अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ताकि सामने वाले को आइडिया अच्छा मिले। तो कि एज सिंपल एज मतलब एक हमें लैंग्वेज जो उनको कन्वे करनी है ना, वो एक ऐसी लैंग्वेज कन्वे करनी है जो एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोशिश करिए कि उस चीज़ को सिंपलिस्टिक रखें। इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत आप हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको अल्टीमेटली उसी तरीके से हेल्प होगा। और एक चीज़ जो है, जब आपका ओवरऑल काफ़ी रिवीजन हो जाता है, जब भी आप प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए अपियर हो रहे हैं तुरंत, तो उस टाइम पे आपकी रिवीजन काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि प्रीलिम्स का आपने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ लिया होता है। तो तब आप जब ऐसे लिखने जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना वहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल के समझ में आ रही। और बार बार ये चीज़ है कि फ़िलोसॉफ़ी लिखना बस काफ़ी नहीं है, आपके आंसर्स में ये दिखना चाहिए, ऐसे में ये दिखना चाहिए कि आपको एक्चुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप उस फिलोसॉफी को करंट अप्रोच में, करंट दुनिया में कैसे आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, उस चीज़ का अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए। What is the difference between mock interview and UPSC interview? Mock interviews are for practice and UPSC interview are the real interview. I think that's a difference. Mock interview gives confidence to sit in the UPSC interview. Okay, so they give confidence और practice हो जाती है, काफ़ी सारे आपके mock questions practice हो जाते हैं. That's it. How should I frame an essay? I think I have explained. essay का framework हर बार स्टार्टिंग वैसे नहीं बनाना है, बट स्टार्टिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप एक स्टोरी इनोवेट कर दें, या स्टोरी नहीं तो आपको एक पुरानी कोई पर्सनालिटी का एक पर्टिकुलर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का एक पर्टिकुलर लाइफ का किस्सा डाल दें। बहुत सारी हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, अब उसका एक कोई पर्टिकुलर किस्सा डाल दें। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मेरी तो बेसिक फ़िलोसफी रहती थी कि मैं हर बार बुद्धिज़्म जैनिज़्म से स्टार्ट करती थी, उनका कोई ना कोई आइडिया डालती थी। मिडल पाथ हो गया, जैनिज़्म का जो भी हम राइट माइंडसेट एंड एवरीथिंग, हम वो जो 3 राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ फॉलो करते हैं, उस चीज़ को मैं आंसर अप कर देती थी। इज़ इट नेसेसरी टू टेक कोचिंग इन UPSC? मैम, आपकी सेल्फ स्टडी और विल पावर पर डिपेंड करता है, आप कितना उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स हैं जैसे कि NCERTs जो आपको बहुत हेल्प करती हैं, आप NCERTs पे भी फोकस करें, बट ये है कि उसको एलैबोरेट अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैम गिव एडवाइस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? प्रैक्टिस, आई थिंक। मैम योर शेड्यूल एंड हाउ टू अवॉइड बर्नआउट? तो शेड्यूल हमेशा ऐसा रहता था कि मैं मॉर्निंग में, क्योंकि जॉब के साथ फ़िलहाल इस बार मैनेज किया है, मॉर्निंग में मेरा ऑप्शन रहता था। मेरा अप्रोच ये रहता था कि एटलीस्ट
2.5 आवर्स और 3 आवर्स ऑप्शनल भी हो जाए तो वो बहुत हेल्प करेगा। तो मॉर्निंग सेशन एक ऑप्शनल का स्पेसिफिकली लगता था और उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलता था, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना। आफ्टर दैट हाफ आवर भी अगर न्यूज़पेपर्स के लिए निकल पाए तो मोर देन इनफ, उतना न्यूज़पेपर्स के लिए निकालना होता था। और उसके बाद जो मेरा शेड्यूल रहता था वो जीएस पे, इवनिंग का शेड्यूल रहता था कि आप जीएस पे फोकस करो। मेरा हमेशा से ये रहता था कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए पूरी तरीके से, आपको इतने टाइम में इतना अपना सिलेबस या इतना अपना नोट्स कवर करने हैं रिवीजन, और उसको आपको कब करना है। इट्स नॉट अबाउट कि हर बार आपका उसी टाइम पे पूरा हो जाएगा जो आपने सोचा है, बट ट्राई टू कवर अलॉन्ग कि साथ साथ चीज़ें चलती जाएं और अच्छे से सारी चीज़ें होती जाएं। मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच क्वेश्चन, हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच क्वेश्चन। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बस कर रहे हैं तो आई थिंक आप फोकस करें कि जितना अच्छा कंटेंट आप बना सकते हैं। जब आंसर राइटिंग इस वक्त पे अगर जो मेंस के अभी तुरंत नहीं लिख रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर नहीं अभी प्रिपेयर इमीडिएट मेंस आपको नहीं देना है तो आप आराम आराम से अपना करें, पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम सबके साथ करें। एंड अगर जो मेंस इस बार लिख रहे हैं 2026 का, उनको तो क्योंकि इनफ रिवीजन ऑलरेडी प्रीलिम्स के भी कंटेंट से हुआ है, जो भी चीज़ें हैं आप नोट्स के रिवीजन कवरेज पे ध्यान दें और ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा आंसर लिखते जाएं। हर रोज़ अगर 3 आंसर 4 आंसर भी लिख रहे हैं तो चलेगा, और वीक में या 15 डेज़ में एक बार आप फुल लेंथ पेपर लगा दें तो उससे आपको हेल्प होगी, क्योंकि स्पीड तो अब बनानी पड़ेगी, स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो एक बैलेंस रखें रिविजन में भी और आंसर राइटिंग में भी। हाउ टू अवॉइड बर्नआउट, आई थिंक डू वट एवर यू फील लाइक कि आपको उससे रिलैक्स मिलता है, आर्ट एक्टिविटी या फिर कोई म्यूज़िक आपने सुन लिया। तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी रहता था। शुड द आंसर बी रिटन पॉइंट वाइज और वुड इट बी बेटर टू मेक अ डायग्राम। एज़ पर ये स्ट्रैटेजी जो मेरी रहती थी, मोस्टली मेरा रिटर्न पॉइंट्स में होता था आंसर राइटिंग में, क्योंकि पॉइंट्स में मैं बहुत फटाफट एक्सप्लेन करती थी। बट देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस इन GS3 स्पेसिफिकली जहाँ पे क्योंकि टाइम का रिस्ट्रेंट थोड़ा मुझे लगा कि मुझे ऐसा हो रहा है, मैं उस प्लेस पे फटाफट डायग्राम बना के एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी। स्पेशली इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस में जहाँ पे मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर फेनोमेना को मुझे एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाती थी और उसके 5 एंगल्स दिखा करके और फटाफट उसको उसी में शॉर्ट में लिखती जाती थी। तो इवन इफ इट इज़ इन पॉइंट्स, आप कोशिश करिए कि प्रिसाइज रहे और टाइमली वो पूरा होते चले जाए। तो दिस डिपेंड्स कम्प्लीटली एज पर क्वेश्चन कि आप कैसे कर रहे हैं। अब एक ही आंसर में आप डायग्राम भी डाल दें और फ्लो चार्ट भी डाल दें तो वो सिर्फ आपका डायग्राम फ्लो चार्ट में ही चला जाएगा। ट्राई टू मेक इट अट्रैक्टिव, एक बैलेंस का क्वेश्चन। हाउ शुड PYQs बी एनालाइज मैम। तो PYQ का अप्रोच ये होना चाहिए, PYQ एक ऐसी चीज़ है जो आप रिवीजन से पहले, रिवीजन के दौरान और रिवीजन के बाद भी आप उसको देखते ही रहें। जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि एंशेंट हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया, तो एंशेंट हिस्ट्री में आप एक बार अप्रोच देखिए कि आपने पिछले 5 साल 6 साल या 7 साल में उस एंशेंट हिस्ट्री से कितने सारे टॉपिक्स जो हैं वो किससे आए हैं। एक पैटर्न चला है डायनेस्टीज़ का, या पर्टिकुलर वर्ड्स पूछे जाते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ये क्या हो सकते हैं, क्या ये लैंड मेजरमेंट है, क्या ये यूनिट्स हैं, क्या चीज़ है। उससे आपको समझ में आएगा कि आपका फोकस किसके वर्ड पे होना चाहिए। तो PYQ का एनालिसिस आप देखते भी रहे साथ साथ, और मेंस के लिए भी आप रीडिंग करते रहें कि साथ साथ में रिवीजन जब आप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, आपने एंशेंट उठा लिया, आपने मिडेवल आ गया, उस हिसाब से आप करें। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 25 का अपने 2024 का या 2025 का पेपर एक साथ सॉल्व करने बैठे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल द रिवीजन आप फिर दोबारा से एक बार फोकस करिए कि आप फुल लेंथ पेपर PYQ वाला लें, क्योंकि उसमें हमें समझ में आता है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐसा लगा कि हमने पढ़ा हुआ है, और कितनी ऐसी चीज़ें जो नहीं पढ़ा हुआ है बट स्टिल हम अपनी नॉलेज से एक इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। तो PYQ का अप्रोच थ्रू आउट रहना चाहिए। क्वेश्चन फ्रॉम हाउ टू गेट
वन मोर मार्क इन एवरी क्वेश्चन। आई थिंक वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन में ये हमेशा होता है कि आप एग्जाम्पल्स जब भी आप एक एक्स्ट्रा डालते हैं उससे काफ़ी होगा हेल्प। तो एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा पिक करती थी न्यूज़पेपर से। मेरे एक बहुत ही छोटे से मैंने एक डायरी बना रखी थी जिसमें एक पॉइंट्स पॉइंट्स में मैं उसमें लिखते चली जाती थी, और वो एंड पे मैंने रिवाइज़ कर लिया था सारा प्रीलिम्स के बाद। और इसके अलावा मैंने डेटा पे बहुत ध्यान दिया है। डेटा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Ma'am, I keep studying a subject and I'm not able to complete it, and it takes 1 month or 2 months to complete the syllabus quickly. सिलेबस का क्विक कंप्लीशन, पहली बात तो नोट्स अच्छे से आपके बने होने चाहिए। अल्टीमेटली लास्ट में वही हेल्प करता है। जितने नोट्स आपके अच्छे बने रहेंगे, एंड मोमेंट पे रिवीजन सारा हेल्प करेगा। तो किसी भी टॉपिक को अगर करें आप उस पर फोकस करें, एक एक करके चलें। बात क्विक नहीं होती, बट आप जितने टाइम एक स्ट्रैटेजी बना लें और थ्रू आउट उसको स्टडी करें तभी पॉसिबल है। हाउ टू एनालाइज टॉपर्स कॉपी मैम। एंड टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस जो है वो आपका ऐसे होना चाहिए कि पहली बात तो आप ये समझिए कि उन लोगों ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऐड किया। जैसे मैं श्रुति शर्मा मैम का काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी। मैंने देखा था कि उनके जो एग्जांपल्स थे वो काफ़ी यूनिक लगते थे। मतलब जो चीज़ें हम कॉमन लाइफ में देख रहे हैं, मैंने देखा था उन्होंने उस चीज़ को उसमें डाला हुआ, तो वो एक अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। आई थिंक उससे काफ़ी एग्जाम्पल्स फेच भी हुए थे। मेक इट प्रेजेंटेबल बहुत ज़्यादा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक गोल पे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप एक्सप्लेन करें, चाहे आप उस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन एक्सप्लेन करें, एंड इट डिपेंड्स एज पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इवन आफ्टर मेकिंग नोट्स शुड आई मेक क्रिस्प नोट्स मैम? नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट, बट जिसका आपको लगता है, जैसे ऑप्शनल में हमेशा ये चीज़ फॉलो होती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा फोकस करें कि आप थोड़ा थोड़ा नोट्स उसमें क्रिस्प बनाते जाएं, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मैम, फ्रॉम विच सोर्सेज शुड वैल्यू एडिशन बी डन? आई थिंक न्यूज़पेपर पार्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर आप जो भी पढ़े उसमें से आप निकालते चले जाएँ। यूज़फुल गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर यूपीएससी। पीआईबी पे काफ़ी फोकस करें, आजकल क्वेश्चंस उससे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। यू कैन रीड तमिलनाडु बोर्ड बुक्स। आई थिंक एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है वो मोस्टली। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। विल टेक सम